चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। तो केमिस्ट्री में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, न्यू न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टॉपिक हमारे पास होते हैं जो कि हमें कवर करने हैं। ठीक है। चलिए। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अनुज ने, सर रट्टा मार ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो 90+ आ सकते हैं क्या? देखो, अगर आप लोग रट्टा मार के 90% लाना चाहते हो तो ला सकते हो, कर लो पूरे क्वेश्चन याद, कर लो सारी रिएक्शन याद। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो जल्दी आपके 90% आने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर आप रट्टा मारना चाहते हो तो आज याद करोगे, कल फिर भूल जाओगे। ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी। लेकिन अगर समझ समझ के करोगे तो 1 से 2 बार पढ़ोगे, इतने में सारी चीजें याद हो जाएगी आपको। ठीक है, आपके ऊपर है। एट दी एंड आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, आप कैसे भी याद करो। शाम दाम दंड भेद जो आपको लगाना है लगा सकते हो। चलिए, तो बात करते हैं टॉपिक्स की, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो भैया। शिवम, अपना माइक ऑफ करो। सौरभ, किसका माइक ऑन है? सौरभ का। ठीक है। एपिक मैन। ठीक है, अपना पेन ओपन कर लिया अपन ने। बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये वाला टॉपिक है, ना कि ये वाला है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिपेंडेंसी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फराडे के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे लिए कोलरॉट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यहां से अलग अलग टर्म्स निकल के आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से फिर कोरोजन आता है, कोरोजन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरोजन भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वो होता है स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड बार बार आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, मोस्ट 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 के आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसके अलावा कोलरोस्ट लो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये आपको स्किप नहीं करना है। ये 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। और बाकी बात करें, ये वाले टॉपिक्स जो हैं, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये भी आपको याद करके चलना है। ठीक है। बाकी जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, माइक ऑफ करो यार, आप किसका इसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लिया करो बिना बोले। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है क्लास को, पहले देख लिया करो अपना माइक ऑन तो नहीं है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग ये बता रहे थे आपको कि ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो एक तो ये टॉपिक कर लो एक, इसके अलावा ये 3 टॉपिक ये कर लो, 4 टॉपिक, आराम से पास हो जाओगे। 70% आपका स्कोर हो जाएगा। इस चैप्टर में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये जो चैप्टर है इसको 5 मिनट में हमने करवाया हुआ है, 5 मिनट में। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे चेक करना, बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे चेक करना, सबसे ऊपर जाना। यहाँ पे सबसे ऊपर है हमारे पास ये वाला, ये देख रहे हो आप लोग, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 5 मिनट में, ये वाला वीडियो खोल लेना। तो इसमें 5 मिनट में चैप्टर करवा रखा है। जिन बच्चों को पास होना है या फिर 70% लेके आना है, वो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो, इसके अलावा एक और चीज़ अब आपको बतानी है हमें। तो अपने 4 से 5 क्लास हो चुकी है। कितनी क्लास हुई है? एक, दो, दो, और आज हमारी चौथी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो 4 क्लास हमारी हो चुकी है। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हो इस चीज़ के लिए। तो एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे ही, एमपीबी केमिस्ट्री क्विज। ठीक है। तो ये ग्रुप आप सभी को अब ज्वाइन कर लेना है। इसमें अपन ने जितनी भी क्लासेस अब लेने वाले हैं या फिर अभी तक हमने जो ली है, उनके
क्विजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन के लिए आप लोग ये चीजें फॉलो करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, कैसा होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। ये सारे क्वेश्चंस लगा लेना, ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो क्लास में पढ़ा है वही हमने यहाँ पे लिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो बहुत इजी चीजें हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग अगर ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से भी सफिशियंट है। आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करना चाहें अपने केमिस्ट्री की, देन आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोगों ने बात कर ली टॉपिक्स की। इसके बाद एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वाले खत्म करते हैं, देन अपन लोग फिर बाकी चीजें देखते हैं। लेकिन यार देखो, अब ऐसे स्टूडेंट अपने पास हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब केमिस्ट्री में बिल्कुल उठा के भी नहीं देखा है। तो उनकी भी थोड़ी तैयारी करवानी पड़ेगी, उनके थोड़े बेसिक क्लियर कराने पड़ेंगे। नहीं तो वो बोलेंगे कि भैया सीरीज का नाम तो आपने रखा है सबों के पास सीरीज, और बेसिक से तो पढ़ा ही नहीं रहे हो आप। तो फिर वो बात हो जाएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अभी आधे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब 12वीं में आ चुके हैं, ये क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सब जगह काम आता है। तो पहले ये डाउट अपन लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है लूज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर कहीं पर गेन हो रहा है तो मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर लूज हो रहा है ऑक्सीजन का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे रिडक्शन हो रहा है। अब हाइड्रोजन की टर्म में बात कर लेते हैं, ये तो ऑक्सीजन की टर्म में बात करी हमने। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की टर्म में। तो हाइड्रोजन की टर्म में यहाँ पे गेन आ जाएगा। हाइड्रोजन का अगर गेन होता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, और अगर लूज होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो, ये चीजें जो है ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अब मेन आती है यहाँ पे, ये यहाँ पे इन दोनों जगह पे, ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी है क्लास 12th में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब अलग इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना सभी लोग, रिडक्शन का मतलब होता है गेन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भैया लॉस। इसको ऐसे याद कर लो, लॉज में आता है ओ, और यहां पे ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे आप लोग याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां पे होता है? ऑक्सीडेशन में। और गेन किस में होता है? रिडक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज है। बाकी फोर्थ पॉइंट भी हमारे लिए, फोर्थ पॉइंट हमारे लिए ये है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट आता है। देखो, इलेक्ट्रॉन कभी जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज किसको बताता है? ऑक्सीडेशन को बताता है। तो अगर यहाँ पे कुछ लूज हुआ है, लॉस हुआ है किसी चीज का, तो फायदा किसका होगा? ऑक्सीडेशन नंबर का हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यही बताता है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये चीज तो हमने समझी। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे Cu2+ है, और यहाँ पे Cu बन गया। तो यहाँ पे 2+ था, इसका मतलब क्या हुआ? Cu2+ से आप लोग क्या समझते हो? Cu2+ अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है भैया किसी ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए हैं। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है और रो रहा है यहाँ पे कि भैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए हैं, तो मेरे ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, ठीक है। मतलब इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अच्छा, आपने बोला ठीक है भाई तू रो मत, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तू। 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिए, तो फिर से ये खुश हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा? ये Cu बन जाएगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का अगर इसमें गेन हुआ है, तो यहाँ पे हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ पे होता है? रिडक्शन में। तो इसलिए हम बोलेंगे रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। चलो, ये चीज समझ में आई कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। अब ध्यान से सुनना एक बार और, यहां पर एक बार और ध्यान से सुनना। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर था हमारे पास +2, यहां पे कितना आया हमारे पास? 0। तो यहां पे और यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गए, इसलिए हम बोलेंगे यहां पे क्या हुआ है? यहां पे रिडक्शन हुआ है। आई बात समझ में? ये चीजें होती है। यहां पे नीचे देख लो, Mg था, Mg में +2 हो गया, मतलब 2
टू प्लस जुड़े हैं यहाँ पे, टू प्लस क्या हुआ है, टू प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है, तो बढ़ता कहाँ पर है, ऑक्सीडेशन में। या फिर ऐसे समझ लो कि Mg जो था इसके पास, इसमें से आपने क्या निकाल लिए, इसमें से आपने दो इलेक्ट्रॉन चुरा लिए। ठीक है, तो फिर रोने लग जाएगा ये कि भैया मेरे पास से दो इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाल लिए, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। याद रहेगा सभी को, ये बहुत बेसिक चीज थी, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता थी, लेकिन अब हमने एक बार और बता दिया। ये किसने क्वेश्चन पूछा है, सोहिल, पास होने के लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये जो क्लास अपनी चल रही है ये कंप्लीट देख लेना। यहाँ पे हर एक टॉपिक पे हमने बताया है कि कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है, अगर आपको सिर्फ पास होना है। बाकी अगर आप लोग सीरीज फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं, तो आप लोगों से बोलेंगे जो हाईलाइट हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं इस पीडीएफ के अंदर, इस पीडीएफ में जो हाईलाइट क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको कर लो, इतने में भी आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, और पास के आप लोग यहाँ से 60 to 70% इजीली स्कोर कर सकते हो, सिर्फ हाईलाइट क्वेश्चन करके ही। बाकी पूरी कर लेते हो तो 90 to 95 आप लोग स्कोर कर सकते हो। बाकी पास होना बहुत आसान है, एक बार और फिर से आपको बता देते हैं। अगर ये सीरीज आप लोग फॉलो नहीं भी करते हो और एंड टाइम पे वीडियो को देख रहे हो, एग्जाम से एक दो दिन पहले देख रहे हो, तब भी हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। एक दिन पहले कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे, जहां पे आपको 2 घंटे या 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री करा देंगे। इतना करा देंगे कि आप लोग 40 से 50% तो आसानी से ला सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के टॉप 50-60 क्वेश्चंस को एक वीडियो के अंदर कवर करके वो आपको प्रोवाइड कर दें और बहुत इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन अभी टाइम है, अभी आप लोग टारगेट पास होने का मत रखो, अभी तो आप लोग सोचो कि आप लोग एटलीस्ट 70% कैसे ला सकते हो। हम्म। चलिए आगे बात करते हैं, अपन लोग डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाएं क्वेश्चन आपको कैसे आता है एग्जाम में। ये अपना सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। 2 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसएच, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारे पास नॉर्मल 2 नंबर में आता है। बट जो 4 नंबर में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिख रहा है आप सभी को तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इस टाइप से। What is it standard hydrogen electrode? How is it made? Write its two limitations. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आता है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान रखना, जो हमारे पास 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर, अच्छा अच्छा आदमी हुआ कॉपी चेक करने वाला, तो आपको डायग्राम के ही 2 नंबर दे देगा, डायग्राम के ही 2 नंबर दे देगा। और 1 नंबर होता है इस रिएक्शन का, 1 नंबर होता है इस रिएक्शन का। बाकी सिर्फ 1 नंबर होता है आपकी थ्योरी का। ठीक है, बाकी 1 नंबर होता है आपकी थ्योरी का। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप लोग इस तरीके से देखो कि एक तो डायग्राम याद कर लो अच्छे से, डायग्राम समझ लो आप लोग अच्छे से, और रिएक्शन याद कर लो। थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, लिखना आसान नहीं होता है चीजों को, लेकिन अगर आप लोग इतना भी कर लोगे तो आपके 4 नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे 4 में से, सिर्फ इतना करने से ही। ओके, लेकिन हम आपको पूरा समझाएंगे और लिखना भी सिखाएंगे, कैसे आप लोग मन से भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें भी आप लोग लिख सकते हो। पहले डायग्राम समझो, डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो समझने की कोशिश करना, फिर हम लोग एक बार डायग्राम और बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहां पे हमारे पास ये जो है, ये इसको बोलते हैं ग्लास जैकेट। ग्लास जैकेट, जैसे आप लोगों ने जैकेट पहन रखी होगी, ठंड का टाइम चल रहा है, ग्लास जैकेट। तो ये होता है ग्लास जैकेट। एक और अंदर देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और ग्लास जैकेट लगी हुई है। तो हमारे पास दो ग्लास जैकेट्स हैं, दो हमारे पास ग्लास जैकेट्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका नाम हम लोग दे सकते हैं आउटर ग्लास जैकेट, इसको बोल सकते हैं इनर ग्लास जैकेट। ठीक है, ये बाहर लगा इसलिए बाहर को बोल दिया आउटर ग्लास जैकेट, अंदर लगा इसलिए हम बोल देते हैं इनर ग्लास जैकेट। अच्छा एक और चीज आपने ध्यान दी हो, यहाँ पे एक होल है, छोटा सा होल है। किसमें होल है, ये आउटर ग्लास जैकेट में एक छोटा सा होल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि आपको दो चीजें समझ में आई, एक तो इनर ग्लास जैकेट, एक आउटर ग्लास जैकेट। अब जरा ध्यान से एक और चीज देखना, मैं और जूम कर देता हूं इसको आप लोगों के लिए। इसमें एक वायर लटका हुआ है, अंदर वाले ग्लास जैकेट के अंदर एक वायर है, प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है। ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये किसके अंदर है, इनर ग्लास जैकेट के अंदर वायर है। ये प्लेटिनम का वायर है। ठीक है, वायर है प्लेटिनम का। अच्छा प्लेटिनम का वायर है अंदर लगा हुआ है किसके, हमारी इनर ग्लास जैकेट के। अच्छा यहाँ पे जो होल है,
यहां से जो होल में से अगर हम कुछ भी पास करेंगे तो क्या इससे रिएक्शन करेगा ये, इस वायर से? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है। आई बात समझ में? तो प्लेटिनम का वायर जो है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, बाहर से हम कुछ भी डालेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डालने वाले हैं तो वो इससे रिएक्शन नहीं करेगा। जरा नीचे देखो, इस वायर से कुछ लटका हुआ है। क्या है? क्या लटका हुआ है? तो आप बोलोगे ये हमारे पास प्लेटिनम की फॉइल लटकी हुई है। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड बोल दो या फिर फॉइल बोल दो, ठीक है। ये फॉइल हमारे पास छन्नी होती है ना, छन्नी। छन्नी इस टाइप से छन्नी होती है हमारे पास। बेटी चली आई। किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ कर लो। सभी लोग ध्यान देंगे, अगर कोई भी क्लास ज्वाइन करता है तो पहले माइक चेक कर लिया करो अपना माइक ऑन तो नहीं है। तो कहां पर थे हम लोग? यहां पर थे। ये फॉइल लटकी हुई है यहाँ पे, किससे लटकी हुई है? ये हैंग हो रखी है हमारे वायर से। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब भैया जो मेन चीज है वो तो हमने आपको बताई नहीं। ये जो थी, ये थी तो ठीक है, लेकिन ये किसके अंदर है? ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन में ये डूबा हुआ है। ठीक है, अब आपको वर्किंग समझाएंगे, वर्किंग क्या होती है। लेकिन अब आप इसे रंग बिरंगा डायग्राम तो बनाओगे नहीं। अपनी कॉपी में आप कैसे बनाओगे? इस तरीके से बनाओगे, तो आपको इस तरीके से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ये वायर लटका दिया, नीचे फॉइल लटका दी, यहाँ पे सॉल्यूशन भर दिया। अब ये जो सॉल्यूशन है ये किसका सॉल्यूशन है? HCl का। अब ध्यान रखना, HCl क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे H आता है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन आना ही चाहिए, हाइड्रोजन आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, HCl का सॉल्यूशन है। इसके अलावा यहां से हम लोग कौन सी गैस पास करेंगे? ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस हम लोग पास करेंगे। हाइड्रोजन गैस हम लोग पास करेंगे। फिर से सुन लो आप लोग ध्यान से। हमने अभी तक आपको ये बताया है कि ये हमारे पास आउटर ग्लास जैकेट हो गया, ये हमारे पास इनर ग्लास जैकेट हो गया, ये प्लेटिनम का वायर हो गया, ये हमारे पास प्लेटिनम की छन्नी हो गई, मतलब फॉइल हो गई। ठीक है, ये चीज आपको बताई। हमने बोला कि इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जो कि हमारे पास HCl का है। ठीक है, HCl जो होता है, हमेशा ध्यान रखना HCl कैसे टूटता है? H+ और Cl माइनस में। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। होता क्या है भैयू, भैयू बोल रहे हैं आप लोगों को। होता क्या है भैया लोगों? होता यह है कि जब भी हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल होता है, तो वो जब भी सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो वो इस प्रकार से नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो हमेशा आयंस के फॉर्मेट में होता है, जैसे H+ और Cl-, इस प्रकार से वो टूट जाता है। आई बात समझ में? ऐसे टूट जाता है H+ और Cl- के फॉर्म में, H+ और Cl- के फॉर्म में। ये आयंस होते हैं, इनको आयंस बोलते हैं। जिसके ऊपर चार्ज आ जाए उसको आयंस बोलेंगे। तो ये आयंस के फॉर्म में इस तरह से टूट जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे इसमें आयंस है, H+ के और Cl- के। ओके, यहां से हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं? यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस बात कर रहे हैं, H2 गैस पास कर रहे हैं। चलिए, आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ साथ कुछ बनाते चलो, कुछ लिखते चलो, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आती रहे। ओके, जैसे हम कभी किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तब तक आप लोग बना के देख लो, डायग्राम आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। कहीं पर डाउट परेशानी दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हो वहीं के वहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो हमने यहां से हाइड्रोजन गैस पास करी है, H2 गैस पास करी है। अब देखना कितनी कितनी मस्त कहानी यहाँ पे होती है। आपको थोड़ा विजुअल विजुअल अप्रेंस दिखाते हैं। देखो, यहां से हमने हाइड्रोजन गैस पास करी, यहां से गई, 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 यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, इस छन्नी के पास आ गई। अब पूरी कहानी होगी छन्नी के ऊपर, यहां पे होगी छन्नी के ऊपर पूरी कहानी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 होता है हमारे पास। अब H2 को आप कैसे लिख सकते हो? H+ के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, यही तो होता है H2 गैस हमारी, H+H+। तो ये जो छन्नी है, छन्नी के पास होंगे इलेक्ट्रॉन, छन्नी के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स किसको अट्रैक्ट करेंगे? H+ को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फिर से क्या बना लेंगे? यहाँ पे फिर से H2 गैस बना लेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और खुद से अपने आप में H+ बना लेगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या चीज चल रही है। मैं आपको एक सिंपल सी वे में बताता हूं कि यहाँ पे होने वाला क्या है। फिर से सुनो, यहां से हाइड्रोजन गैस चली 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 चली, छन्नी के पास आई, छन्नी के पास आई, छन्नी को देखा, छन्नी को देखते ही उन्होंने अपने आप को H+ में कन्वर्ट कर लिया, और छन्नी भाई को क्या दे दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन दे दिया कि लो भैया, तुम इलेक्ट्रॉन रखो, तुम इलेक्ट्रॉन रखो, हमको H+ दे दो, हमको आयन बनना है, हमें सॉल्यूशन में डुबकी लगानी है। आई बात समझ में? तो इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? H+Cl-, H+Cl-। तो जो H+ होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया, हमको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन के साथ खेलेंगे, हम तो इलेक्ट्रॉन के साथ खेलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके
दो H प्लस गए, दोनों साथ साथ गए, चलो अपन दो ही मिलके चलते हैं। वो दोनों गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और खुद क्या बन गए, H2 गैस बन गए। क्या बन गए, खुद H2 गैस बन गए, H2 गैस। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। मतलब जो H2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और जो H प्लस है जो सॉल्यूशन के अंदर है, 2H प्लस है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो समझने की कोशिश करो आप लोग कि भैया जो H2 है वो H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और H प्लस जो है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कहानी यहाँ पे अंदर चलने वाली है। ओके, ये कहानी यहाँ पे चलने वाली है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको दिख रहा है सॉल्यूशन, बट इंटरनली क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्रकार की रिएक्शन हो रही है। जो H2 है वो H प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो H प्लस है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस प्रकार से हमारे पास दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, जरा ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जो हमने H2 गैस पास करी थी ना, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो H प्लस में कन्वर्ट हो गया। वहीं अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और H2 में कन्वर्ट हो गया। तो बस ये कहानी आपको लिख के आनी है परीक्षा में। अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो आप लोग रट्टा मार सकते हो। किसी ने पूछा था ना रट्टा मार सकते हैं क्या, तो अब आप लोग रट्टा मार लो। क्या बोल रहे हो सर, ग्रुप में लिंक का वेट कर रहे थे जब का। अच्छा, ग्रुप में हमने लिंक नहीं डाली है, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। तो लिंक वैसे सेम ही होती है, सारी क्लासेस की अपनी जो लिंक होती है वो सेम ही होती है। तो आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन कर लिया करो। ओके, चलो, इतनी चीज समझ में आई। जिसको नोट करना है, डायग्राम बनाना है, बना लो। जब तक लैपटॉप को हम चार्ज लगा देते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है ये। और एक और बात, ये जो चैप्टर है अपने स्टार्टिंग के तीन चैप्टर्स, उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई शॉर्ट नोट अच्छे से बना रहा हो तो बता देना, जिनके बन जाए अच्छे से शॉर्ट नोट्स तो हमारे पास शेयर कर देना। एक काम करना, कल परसों की हम क्लास लेंगे, वहां पे बता देना अगर किसी ने बनाए हो तो आपके जो नोट्स रहेंगे उनको हम अपने ऐप पे अपलोड कर देंगे। चलो, बाकी के तो नोट्स अपने पास अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, ये स्टार्टिंग के दो तीन चैप्टर्स हैं, उनके नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ये इस टाइप से। हम्म। इसके अलावा फिजिक्स की क्लास लेंगे, जब फिजिक्स का ही बताएंगे आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, आप थियरी पढ़ लेना, आप लोग सभी थियरी यहाँ पे लिखी हुई है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE इज शोन इन अबोव फिगर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड दैट साइंटिस्ट्स यूज्ड फॉर रेफरेंस on an on all half cell potentials reactions. The value of the SHE is always zero. SHG consists of a vessel containing 1 mHCl in which a glass tube containing platinum foil at one end is immersed. The platinum foil is coated with finely divided platinum black. This establish the reversible equilibrium. ठीक है, ये लिख देना आप लोग। उसके बाद ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को यार, लेकिन आप लोग इतना मत लिखना। आप क्या करना, सबसे पहले तो बड़ा सा डायग्राम बना देना, उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो लिख देना, और अपनी लैंग्वेज में जो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आई कंस्ट्रक्शन लिख देना और वर्किंग लिख देना बस, अपनी लैंग्वेज में। बाकी पढ़ने के लिए आप लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, जितना आपसे याद रह जाए उतना लिख देना, क्योंकि एक नंबर में तो आपको थ्योरी पूछी जाएगी बस। तो एक नंबर में आप कितना लिखोगे, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको पूरी चीज समझानी थी आपको। ठीक है, ये 2 नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमने रिएक्शन भी लिखी हुई है यहाँ पे ये। लेकिन आप लोग रिएक्शन अलग से लिख देना, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक मेन चीज सुन लो। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी तो बोल सकते थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते थे, स्टैंडर्ड क्यों रखा। तो ध्यान रखना कभी भी, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड लगा देते हैं केमिस्ट्री में, तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कंसंट्रेशन हमें कितनी लेनी है, 1 मोल पर लीटर, मतलब 1 मोलार। मोलार, मोलार बोलना चाहिए, मोलार, 1 मोलार। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 ATM बार का, और टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 298 केल्विन। मतलब ये कंडीशन लग जाती है, जब भी स्टैंडर्ड लगा होता है तो ये तीन कंडीशन लग जाती है कि भैया टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में अगर हम बात करें तो 298 केल्विन होता है। प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 ATM बार का, कंसंट्रेशन लेते हैं 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये कंडीशन लग जाती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था भी सही, अगर आपने ध्यान दिया हो तो।
कि हमने जो गैस पास करी है वो कितने प्रेशर पे पास करी है, 1 atm बार के प्रेशर पे पास करी है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि HCl का जो सॉल्यूशन है वो 1 मोल मोल पर लीटर लिया हुआ है, या फिर आप मोलार बोल सकते हो, 1 m आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज हमारी है। बाकी टेम्परेचर कितना लेंगे, 298 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, ध्यान रखना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब, कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो पोटेंशियल होता है वो साइंटिस्ट लोगों ने जीरो मान रखा है। क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है, जीरो। इसका पोटेंशियल हमने जीरो मान रखा है। ये क्यों मान रखा है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, इधर अपनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा दी, और यहां से अगर किसी और सेल का पोटेंशियल मेजर करना है तो यहां से वायर लेके इस टाइप से यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका अगर हमने जीरो मान रखा है, और ऊपर जहां पे जितना भी हमारे पास वोल्ट मीटर शो करेगा, जैसे उसने शो करा 2.5 वोल्ट, तो 2.5 वोल्ट किसका आया हुआ है, ये इसका आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये तो हमने जीरो मान रखा है। ये चीजें होती है यहाँ पे। फिर से सुन लो अगर आपको समझ में नहीं आया है। हमने ये बोला है कि ये जो आपने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका यूज ये होता है कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। मतलब आपने सेल लेके आया दुकान पे से कि भैया ये लो सेल, अब बताओ ये कितने वोल्ट का है। तो हम क्या बोलेंगे, चलो तुम एक काम करो, एक और चीज लेके आओ मार्केट से, वो क्या होगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेके आओ। उन्होंने बोला लो भैया, हमने दो ही चीज आपको लाके दी थी, अब बताओ मैंने जो पहले सेल लाया था उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने क्या बोला, एक वायर और लेके आ भैया तू। तो उन्होंने बोला हाँ लो भैया ये लो वायर, अब बताओ। तो वायर जैसे हमने कनेक्ट किया और वोल्टमीटर से इससे मेजर किया कि देख ये जो पोटेंशियल आ रहा है ये किसका आ रहा है, तेरे सेल का ही आ रहा है, ना कि इसका आ रहा है, क्योंकि ये तो हमने जीरो मान रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ये समझने की चीजें हैं। बाकी मेन कहानी अपनी यही पे थी। चलो, इसके अलावा हमारे पास नस्ट इक्वेशन आती है। तो नस्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक और चीज करेंगे। नस्ट इक्वेशन में थोड़ी इक्वेशंस होती है, लेकिन पहले जो इजी चीज है वो हम लोग कर लेते हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं या फिर 60-70 बनाना चाहते हैं, उनका काम हो जाए इस चैप्टर से, फिर वो फ्री हो जाएंगे। आ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अच्छे से सुन लिया एक बार तो फिर भूलोगे भी नहीं, ऐसा याद करा देंगे आप लोगों को। फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फराडे जो थे उन्होंने दो नियम दिए थे, एक पहला नियम और दूसरा नियम। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, ये सेम टू सेम नियम हमारे पास, मतलब सेम टू सेम तो नहीं होगा, लेकिन फराडे के फर्स्ट लॉ, फराडे के सेकंड लॉ, ये हमारे पास फिजिक्स में भी आएंगे। ठीक है, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे फराडे के नियम वहां पे भी होते हैं, वहां पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री के नियम है, वहां पे फिजिक्स के नियम है। चलो, तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहला नियम क्या बोलता है, तो आपको सेम टू सेम ये चीज लिख के आनी है। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आपको पहले नियम में इतना कुछ लिख के आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायग्राम आपको बना के आना है। फिर आपको दूसरा नियम पूछा जाएगा तो आपको ये लिख के आना है, ये क्वेश्चन लिख के आनी है, और ये छोटा सा डायग्राम बना देना है इस तरीके से। चलो, देखो, समझो और देखो। आ, क्या नाम है आपका, शिवम। शिवम, क्या समझ में नहीं आया आपको, यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फिर से समझाना है क्या, या आप लोग कमेंट ये कर। सर वो कैथोड एनोड वाला सर, हाँ सर एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में पूछ रहा था मैं। ठीक है ठीक है, वो खैर वी कमेंट हम मूव्ड देख ऑन। नहीं पाते हैं, बहुत देर में हमारे पास शो होती है। चलो देखना फिर से शुगर। ध्यान से, जिन जिनको समझ में नहीं आया फिर से देख लो। हमने ये बोला आप लोगों को कि यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। हमारे पास दो चीजें हैं, ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक करण है हमारे पास, एक अर्जुन है। करण अर्जुन की पिक्चर है यहाँ पे। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, H+ और Cl-। ठीक है, इस प्रकार से लाखों करोड़ों एटम्स है H+ और Cl- के, H+ और Cl- के करोड़ों एटम्स है। तो होगा क्या, एक काम करते हैं, इसको सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, और नीचे हमारे पास रहेगा यहाँ पे H+, H+, बहुत सारे हो सकते हैं, Cl-, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपन लोग एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस गई यहाँ पे, ये फॉयल के पास आई, फॉयल को उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब दो हाइड्रोजन है हमारे पास तो दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे ये लोग, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे H+ में। कितने H+ में, 2H+ में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन कन्वर्ट कर लेगा, H2। H2 ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिए
यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, दिए ना इसने इलेक्ट्रॉन, गेन थोड़ी किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। दो इलेक्ट्रॉन दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया, 2H+ में कन्वर्ट हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, इसको यहाँ पे ना लिखते हुए इसको आप ऐसा लिखते हो। दोनों चीजें सही है, दोनों की दोनों चीजें सही है, ऐसा भी लिख सकते हो। इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पे 2H+ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जहां पे हम लोग बात करें, हमारे अर्जुन की बात करें, अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन हमारा कर रहा है H+H+ है। इन्होंने देखा अरे यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, चलो उन पे अटैक मारते हैं। तो इसने अटैक मार दिया, ठीक है, इसने अटैक मार दिया। तो यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि H+ जो था हमारे पास 2H+ था, इसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किए और ये किस में बन गया, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हाइड्रोजन गैस में बना तो ये पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, तो गैस जो होगी वो बुलबुले के फॉर्म में उड़ जाएगी। ये देखो, ये बुलबुले इस तरह से बना देना, ये बुलबुले हैं, ठीक है, बबल्स हैं। तो बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। ओके, ये चीज यहाँ पे होने वाली है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जरा फर्क नहीं पड़ेगा। H+ यहाँ पे फिर से रहेगा, हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है ये नहीं निकलेगी एक्चुअल में, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस ये तो ये बना रहे हैं वो निकल रही है, हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये तो H+ में बन जाएगा। ये चीजें हो रही है बस यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई वे में सिंपल लिख दिया है। एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। हाँ तो हम लोग बात अंडरस्टूड करते सर। हैं। आता है। हाँ क्या हो गया, कितने नंबर पे आता है? ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, 4 नंबर। चलो फराडे के नियम समझते हैं, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, ठीक है। अब फराडे का नियम जो है वो भी 4 नंबर में आएगा। और एक और बात आपको बताते हैं, अभी एक काम करना है, 5 मिनट का वीडियो है आप लोगों के लिए, 5 मिनट के वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चंस हमने करा रखे हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस करा रखे हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो अभी आप को करा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस 5 मिनट के अंदर करा रखे हैं। लेकिन वहां पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये क्लास पूरी देख लोगे, उसके बाद वो 5 मिनट का वीडियो देखोगे, तो आपका ऐसा रिवीजन हो जाएगा कि आप लोग फिर भूलोगे नहीं। वो वीडियो और देख लेना, एक बार और लिंक शेयर कर देंगे उस वीडियो की, या फिर देख लेना आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे टॉप पे रखा हुआ है वो वीडियो। फराडे के नियम समझ लो यार, 7 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, फिर आपको फिर से क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन तो करें आज की क्लास में हम लोग। फराडे का पहला नियम, फराडे का दूसरा नियम। पहला नियम क्या बोलता है, द मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, एनोड है, यहां पे हमारे पास कैथोड है। इतना समझ में आ रहा है। यहां पे हमने बैटरी लगा दी है, बैटरी, ये बैटरी है हमारे पास। अच्छा, बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है, ये सेल हमारे पास ऐसा होता है, और अगर हम लोग मल्टीपल सेल ले आते हैं, मल्टीपल सेल ले आते हैं, मल्टीपल सेल, तो हमारे पास बैटरी कहलाती है, ठीक है। तो आप सेल लगाओ तो सेल लगा दो, बैटरी लगाओ तो बैटरी लगा दो। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बैटरी लगाओ, अगर जिनके पास कम पैसा है वो क्या लगा दोगे, सेल लगा दोगे, तब भी काम हो जाएगा। ओके, चलो हमने हमने तो क्या लगा दी, बैटरी लगा दी है। तो बैटरी से क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए कुछ इस वे में, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसे 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 घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे पास यहां से चार्ज निकला, तो इस तरीके से वो घूमते रहेंगे। तो होगा क्या, अंदर देखो, अंदर हमने क्या रखा है, CuSO4 का सॉल्यूशन रखा हुआ है, CuSO4 का सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है, CuSO4 तो CuSO4 में हमारे पास Cu2+ होता है, और SO4 2- हमारे पास बनेगा। तो ये जो Cu2+ है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे ना यहाँ पे, यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आएंगे, तो जब यहाँ पे आएंगे तो Cu2+ क्या करेगा, इसके पास है पॉजिटिव, इनके पास है नेगेटिव, तो इस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और होगा क्या, धीरे धीरे करके यहाँ पे चिपकने लगेंगे इस तरीके से। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चिपकने लगेंगे, क्या कौन चिपकने लगेगा, Cu2+, धीरे 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 करके यहाँ पे चिपकने लगेंगे। तो ऐसा करते 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 इसका जो साइज है ये बड़ा होता जाएगा, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये चिपक रहे हैं यहाँ पे। तो बस यही चीज हमें बताई गई है फराडे के नियम में, कि आप जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतने ज्यादा हमारे पास मास डिपॉजिट होता जाएगा। क्या बोला उन्होंने, मास डिपॉजिट होगा, मास बोल दिया, वेट डिपॉजिट होगा, ठीक है। बस जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना हमारे पास मास डिपॉजिट होगा, सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है।
देख लो आप लोग, कोई चीज हमने बताई थी, द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड, कोई सी भी इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा जो कि आप सर्किट के थ्रू पास करोगे। एक बात और सुन लो, ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। वो जो था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, वहां पे एनर्जी हमारे पास बनती थी, यहाँ पे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। तो दोनों में अंतर होता है, वहां पे चार्ज हम दे नहीं रहे थे, वहां पे चार्ज देते नहीं है, यहाँ पे चार्ज देते हैं। ये आप जो देख रहे हो चार्ज हम दे रहे हैं अलग से। ओके। सेल का काम क्या होता है, हम लोग जो सेल देखते हैं उसका काम क्या होता है, वो हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन हम तो सेल को खुद दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कि ले भैया तू तू इलेक्ट्रिसिटी ले। हम तेको चार्ज दे रहे हैं, हम तेको बैटरी दे रहे हैं, बैटरी से तेको करंट दे रहे हैं, तू बस केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर। ये चीज हो रही है यार, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि सेल का काम तो एनर्जी देना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, बट हम खुद चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मतलब आ रही है बात समझ में। ये चीज हो रही है यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक्सप्रेशन समझ लो फटाफट, कि जितना वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ये बात हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जितना वेट या फिर मास जो लिखना है वो लिख दो यार, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहीं पे आप लोग समझ लो, क्योंकि सिंपल सा तो फॉर्मूला है इसका। ये देखो, हमने बोला कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और इक्वल टू का साइन आता है तो आपने बोला इक्वल टू लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो कांस्टेंट का नाम हमने दे दिया जेड। जेड यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, चार्ज है, चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज। और चार्ज क्या होता है, क्यू इजिकल्स टू होता है आई टी। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि चार्ज की वैल्यू होती है क्यू इजिकल्स टू आई टी। तो इस हिसाब से हम क्यू की जगह पे आई टी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं आई टी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डब्ल्यू इजिकल्स टू जेड आई टी, ठीक है। W इक्वल्स टू जेड आई टी, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पे जो Z होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, इसका ये नाम होता है। तो ये हमारे पास फराडे का पहला नियम हो गया। अब नीचे और भी चीज दे रखी है कि जो Z होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास E/F, इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडेस कांस्टेंट। ये उन बच्चों के लिए जिनको 90 टू 95 स्कोर करना है। बाकी आप लोग यहां तक भी करके आओगे ना तब भी मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, इतना भी काफी है। लेकिन किसी को और ज्यादा पढ़ना हो तो यहाँ पे देख सकता है, बाकी इतना काफी है। चलिए, तो फराडे का पहला नियम समझ में आया। अब दूसरा नियम चलने से पहले आप सभी को फिर से बता देते हैं, अगर क्लास एंड हो जाए तो आपको फिर से क्लास को ज्वाइन करना है। ओके, यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आज हमको फिनिश करके जाना है। फराडे का पहला नियम, फराडे का दूसरा नियम हम लोग समझने जा रहे हैं अब। 1 मिनट का समय बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं इसी में टाइम देते हैं, फिर फराडे का दूसरा नियम समझेंगे, क्या टाइम हो जाएगा फिर। ध्यान रखना, यहां पे चार्ज की बात हो रही है ना कि करंट की बात हो रही है। चार्ज, करंट यहां पे लिख दोगे तो पूरी चीज चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में, तो चार्ज पहले में आएगा, चार्ज दूसरे में आएगा करंट। पहले नियम में आएगा चार्ज, दूसरे नियम में आएगा करंट। आई बात समझ में, ये याद रखना। तो सभी लोग नोट कर लो, अगर टाइम हो किसी के पास तो। टाइम आप लोगों के पास हो गई होगा, हमारे पास ही नहीं है टाइम तो। 1 मिनट का टाइम है, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। यहाँ पे आ जाएगा ZIT, ठीक है। इस तरह से चीजें बार बार लिख लिख के देखोगे ना तो हो जाएगा। हेलो। सर चार्ज और करंट से हम क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सर क्या बोलना चाह रहे हैं चार्ज और करंट से? जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, करंट अलग चीज होती है, चार्ज अलग चीज होती है, फिजिक्स का टॉपिक है। देखो जो चार्ज होता है ना, चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज वो चीज होती है जो सबसे छोटी चीज होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो चार्ज होती है। लेकिन करंट क्या होता है, करंट जो होता है वो चार्ज का फ्लो को बताता है। यहाँ पे फ्लो से मैटर नहीं है कि कितने फ्लो से वो चल रहा है, मैटर कर रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज आप पास करोगे वो चीज है। आप यहाँ पे ज्यादा बैटरी कस दोगे तो उससे अलग इंपैक्ट पड़ेगा। क्लास 1 मिनट में फिनिश हो जाएगी, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर आगे बात करते हैं। जैसे ही क्लास फिनिश हो, चलिए तो आप सभी को वॉइस आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। यस सर। ठीक है, तो फराडे का दूसरा नियम, अब हम लोग देख रहे हैं फराडे का दूसरा नियम।
पहला नियम समझ में आ गया, दूसरे नियम की हम लोग बात करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक बार और समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। चलो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन द सीरीज, द मास डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है? यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने सबसे पहले क्या किया। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे दो हमारे पास कंटेनर हैं, दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों के अंदर अंदर अलग अलग एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड रखी हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां पे हमारे पास सिंगल था, यहाँ पे डबल आ गया। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ करो सबसे पहले तो। शिवम, कुणाल। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे दो कंटेनर यूज करेंगे, और साथ में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होगी अलग अलग कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कंटेनर था, यहाँ पे दो कंटेनर है। ऐसे याद कर सकते हो, सेकंड नियम है, मतलब दो कंटेनर आएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर एक अलग सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसके अंदर अलग सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसके अंदर AgNO3 रखा हुआ है, यहाँ पे CuSO4 रखा हुआ है। ओके, चलो। क्या बोला यहाँ पे? एक एक लाइन का मतलब हम आपको बताते हैं। वेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। अब दोनों सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमने सिर्फ एक बैटरी कसी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बैटरी लगी हुई है। अब ये जो बैटरी है, यहाँ से जो हमारे पास करंट होगा वो कैसे फ्लो होगा? ये इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इस तरीके से पास होगा, यूं। तो सेम क्वांटिटी का जो करंट है वो पास होगा, सेम क्वांटिटी का। ऐसा नहीं है इसमें लग जा रहा है इसमें लग जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने एक ही बैटरी लगा रखी है। तो पहली लाइन हमने इसलिए लिखी है कि यहाँ पे सेम क्वांटिटी का चार्ज जो है वो दोनों दोनों कंटेनर के अंदर पास होगा, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पास होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सेम सीरीज। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही सीरीज में ये कनेक्टेड है। समझते हो ना सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? सीरीज में कनेक्टेड है। द मास डिपॉजिट ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो मास है, जैसे यहाँ पे Ag का मास है, ठीक है, Ag3+ है यहाँ पे क्या आएगा? Cu2+ है। तो ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे, ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे। तो ये जो डिपॉजिट होंगे, ये जो मास है डिपॉजिट होंगे, अभी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। वहां पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे? वहां पर तो भैया मास के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, वेट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमने करंट की बात करी है और साथ में बात करी है इक्विवेलेंट वेट की। अब आप लोगों के लिए टर्म है इक्विवेलेंट वेट। आप लोग सोच रहे होंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो हमारे पास चैप्टर होता है एक सॉल्यूशन नाम का, जो कि चैप्टर नंबर 1 होता है हमारे पास। वहां पे नॉर्मलिटी एक टॉपिक होता है। तो नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको वहां पे हम लोग अच्छे से समझाएंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है। वहां पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चीज है, ठीक है। आप लोग अभी इतना समझो कि ये इक्विवेलेंट वेट कुछ इसी से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। यहाँ पे वेट लिखा था, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। अभी इतना समझ लो, जब आपको नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे वहां पे सारी चीजें एक साथ क्लियर कर देंगे। ओके, कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वहां पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अभी अपना इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे इसको लेकर बैठे। तो अभी आप लोग इतना समझो कि वहां पर वेट के ऊपर वहां पर वेट था, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है। वहां पे चार्ज था, यहाँ पे करंट आ जाएगा, ठीक है। वेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशंस। लिखना कैसे है वो देख लो, वो देख लो। यहां पे हमारे पास इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो मास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें आप बोलोगे कि हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं। अब कांस्टेंट आप लोग वहां पे Z लेते थे, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग Z ले लो, X ले लो, Y ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे K ले लेते हैं। K आ जाएगा यहाँ पे और KE हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो कंटेनर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कंटेनर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे W1 और यहाँ पे K1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर W2 और यहाँ पे K2, सॉरी K2 बोल रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास E1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा W2 = KE2, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास होने वाला है। अच्छा, एक और चीज देखो आप लोग,
एक और चीज आप लोग देखो, अगर हम लोग एक दूसरे के इसको अपॉन में रख देते हैं, इसके अपॉन में ये रख देते हैं, इसके अपॉन में ये रख देते हैं, तो ये कैसे के कट जाएगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कहानी यहाँ पे होती है। ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सेम होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते थे चार्ज की, यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात यहीं पर देख लो आप लोग सभी, यहाँ पे हमने ये जो चीजें करी है, एक के अपॉन में एक लिखा है, इसके अपॉन में ये लिखा है, इसके अपॉन में ये लिखा है। अगर आप ये नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थ्योरी लिख के आते हो एंड देन लास्ट में सिर्फ इतना एक्सप्रेशन लिख देते हो कि W इज डायरेक्ट इक्वल्स टू KE, इस तरह से भी लिखते हो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक भी आप लोग छोड़ सकते हो, यहाँ से आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसी टाइप से चीजें फॉलो हुई है, तो आप लोग लिख सकते हो, बट यहाँ तक भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो चीजें बतानी थी वो बता दी है। ये चीजें हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड बोले या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोले, वो दो है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग ये चीजें लिखते हैं कि एक के अपन में एक चीजें लिख देते। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो भैया। अनुज, माइक ऑफ करो अपना। ये होने वाला है यहाँ पे। तो फराडे का पहला नियम, फराडे का दूसरा नियम, इस कल तरीके से। सारी सारी लिखनी पड़ेगी। हाँ, ये जो लिखी हुई है ये सारी लिखनी पड़ेगी, ये पूरा लिख के आना एग्जाम में। यहाँ पे ये पूरा लिख के आना। यहाँ पे आप लोग ये जो नीचे की 2-3 लाइन हमने बोली थी वो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी तो है कि W1/E2, W1/W2, यहाँ पे E1/E2, इतना सा आ जाएगा। बाकी डायग्राम आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कैसे बनाना है आप सभी को आता है डायग्राम। ओके, ये हो गया अपना फराडे का पहला नियम। दूसरा नियम, कितना टाइम हो गया हमारे पास, 8:48 हो चुकी है। तो हमने अभी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए। जरा यहाँ पे आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कवर कर लिया है, इसके अलावा हमने फराडे के नियम कवर करे, फराडे के नियम कवर कर लिया यहाँ पे। फराडे के नियम हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना काफी है ना, क्योंकि अपन लोग बाकी डीप में चलेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, अपने को बाकी चीजें भी करनी है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक साथ। यहाँ से सभी सुन लो ध्यान से, सभी लोग अपना पूरा फोकस यहाँ पे कर लेना, कुछ देर के लिए फोकस कर लेना। आने वाली 5 से 7 मिनट आप लोग पूरा फोकस यहाँ पे कर लो। अगर नहीं करोगे ना तो फिर आगे की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे बहुत बेसिक से हम लोग उठाएंगे और बाकी चीजें हम लोग समझेंगे। ध्यान रखना, अगर ये चीजें मिस हो जाती है तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बस सोचते रह जाओगे कि ये कैसे किया। तो पूरा फोकस यहाँ पे करना, बहुत इजीली आपको समझा दूंगा सारी चीजें मैं। आ, कहाँ करें, जगह कहाँ है हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, पहले आपको थियरी पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके सारी चीजें एक साथ लिख दूंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। रेजिस्टेंस समझते हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना, करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि भैया उस वायर में करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आप दुकान पे जाते हो वायर लेने के लिए, तो दुकानदार बोलता है भैया नया वायर है, बिल्कुल प्रॉपर नया वायर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप बोलते हो हाँ यार ये अच्छा है, नया वायर है, मतलब करंट अच्छे से फ्लो होगा। उसमें बोल देता है भैया यार ये वायर तो पुराना है लेकिन थोड़ी जंग वंग खाली है, पर काम हो जाएगा आपका। तो आप लोग समझ जाते हो, मतलब करंट अच्छे से पास नहीं होगा। यही चीज यहाँ पे, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अभी हम लोग यूनिट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, यूनिट के हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस समझ में आया? तो कंडक्टेंस जो होता है जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। किसी वायर में अगर अगर कंडक्टेंस ज्यादा है, अगर कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब है उसमें से अच्छे से करंट फ्लो हो पाएगा। आप दुकान पे जाना, दुकान पे बोलना भैया हमको ऐसा वायर दो जिसका कंडक्टेंस अच्छा हो, तो आपको वो वाला वायर देगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये दो चीजें समझ में आई कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। ये चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है सेल कांस्टेंट, और नीचे हम आपको बताएंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वगैरह, वो पूछी जाती है, लेकिन इनके बिना वो काम नहीं हो पाएगा। आपको समझना है, एक रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो नाम में छुपा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रजिस्टिविटी। अभी आपको हमने रेजिस्टेंस बताया और कंडक्टेंस बताया। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या देखा आपने? इन्होंने में आपने रिलेशन देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का उल्टा होता है। अब आप देख दोगे, आप लोग क्या देखोगे, अब आप लोग रजिस्टिविटी देखोगे। रजिस्टिविटी क्या होती है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, रो से। रो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बताता है। अब आप लोग फिर से ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है। एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन ये है कि आप लोग रेजिस्टेंस किसका निकालोगे? एक कंटेनर लोगे, एक कंटेनर लोगे, उसमें आप लोग सॉल्यूशन को डालोगे। एक मान लो आपने छोटा सा बक्सा ले लिया, बक्से के जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बक्सा लिया आपने, या फिर आप इसे बोल सकते हो 1 ml का। 1 ml का आपने बक्सा लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन को डाला। उसके अंदर क्या डाला? सॉल्यूशन डाला आपने। उसके अंदर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, उसके अंदर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया। तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग 1 ml के अंदर मेजर करते हैं, 1 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्पेशल कंडीशन में लगा दिए, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस आएगा उसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो। जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। प्रभास, प्रभास जो अपने बाहुबली है, वो हीरो हैं। ठीक है, अब हीरो में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कोई कॉमेडियन होता है, कोई एक्शन हीरो होता है। तो प्रभास ने अपनी इमेज कैसी बना रखी है? एक एक्शन हीरो के तौर पे बना रखी है। तो क्या हम लोग एक्शन हीरो बोले या फिर हीरो बोले? हीरो के अंदर एक कैटेगरी होती है एक्शन हीरो, एक कॉमेडियन हीरो। तो बस वही चीज है कि रेजिस्टेंस हीरो है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइप का हीरो है। ये एक्शन हीरो है, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? ये चीजें होती है। तो एक हमने रेजिस्टेंस देख लिया, एक हमने कंडक्टेंस देख लिया, एक हमने देख लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कि स्पेशल कंडीशन होती है। इसी तरीके से एक हमारे पास कप्पा होता है। कप्पा, कप्पा, कटप्पा, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक काम करते हैं, सेल कांस्टेंट को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। ये एक फ्लो में जो चीजें चल रही है उनको हम लोग एक साथ फिनिश कर लेते हैं। ये रहा कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी देखो सारी चीजें एक साथ चला रहे हैं हम लोग, तो इससे आपका फायदा होता जा रहा है। रेजिस्टेंस देखा, फिर कंडक्टेंस देखा, फिर रेजिस्टिविटी देखी, अब हम लोग देख रहे हैं कंडक्टिविटी, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो जैसे हमारे पास स्पेशल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग कंडक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोल रहे थे, वैसे ही कंडक्टेंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर केस के अंदर उसे हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे, जिसका सिंबल होता है के। के या कप्पा बोल सकते हो आप लोग, ये कप्पा का सिंबल होता है, कप्पा का। ध्यान से सुनना फिर से, एक बक्सा आपने फिर से लिया, उसकी लेंथ विड्थ हाइट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो कि इतना इसका एरिया वॉल्यूम होनी चाहिए। या फिर आप लोग बोल सकते हो 1 ml का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके अंदर 1 ml सॉल्यूशन होना चाहिए। और 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितनी कंडक्टेंस बनेगा, जितना कंडक्टेंस बनेगा वो उसका कप्पा कहलाएगा या फिर कंडक्टिविटी कहलाएगा। कंडक्टिविटी बोल दो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात होती है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब आप लोग ये समझो, अब यहां पे एक एक करके समझाते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो किसका उल्टा था? वो कंडक्टेंस का उल्टा था। अब जो रेजिस्टिविटी होगा वो किसका उल्टा होगा? वो कप्पा के उल्टा होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मुलेस हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो। रेजिस्टेंस जो होगा वो उल्टा होगा कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी जो होगा वो उल्टा होगा कप्पा का। कप्पा बोल दो या कंडक्टिविटी बोल दो। आई बात समझ में? इतना अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो आप लोग पूरे टॉपिक को समझ चुके हो। चलो, ये चीजें थी, आप लोगों ने नोट कर ली होगी साथ साथ। अब एक काम करते हैं, अब एक काम और करते हैं। अब आपको कहानी तो समझ में आ गई है, आपको कहानी तो समझ में आ गई है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे सिंपल रखते हैं, लेकिन जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या होता है? उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। इतनी हमको चीज समझ में आई। अब हमारे पास जो रो होता है
रो रेजिस्टेंस की टर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखना, ध्यान से सुनना, आर जो होता है, आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास आर होता है। ठीक है, तो आर जो होगा वो क्या होगा? आर जो होगा रो एल बाई ए, हमारे पास फॉर्मूला होता है आर का। अब ये हमको आपको समझा सकते थे कैसे ये फॉर्मूला आया, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, तो आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि रजिस्टिविटी अगर हम लोग निकालें, इसको निकालें, तो यहाँ पे आर तो सेम रहेगा, ए इस साइड चल जाएगा तो ए यहाँ पे आ गया, एल जो रहेगा वो अपॉन में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब कप्पा जो होता है, कप्पा, कप्पा क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे ये इसका उल्टा था, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम लोग कप्पा की रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आर ए, अपॉन में आ जाएगा एल। इसी को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/RA, और ऊपर एल चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर एल चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको क्लियर करके हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ऊपर आ गया एल, नीचे आ गया RA। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो अब मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ हम लोग कप्पा के ऊपर बात करेंगे। तो कप्पा को हमने बोला था कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पे था, इसके बाद एल ऊपर चला गया, तो हम बोलेंगे 1 × L अपॉन में RA, ये हमारे पास आ गया। ओके, जरा ध्यान से देखो, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? 1/R इंटू एल अपॉन ए, लिख सकते हैं। उसमें क्या है, मैथ्स है, तो मैथ्स में इस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 1/R क्या होता है? ये हमारे पास कंडक्टेंस होता है, सी जो होता है कंडक्टेंस सी, ये होता है। और ये जो लिखा हुआ है एल बाई ए, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसे हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ये चीजें हैं यहाँ पे, कि अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया है 1/R, इसको तो हम लोग जानते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, और एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप लोग बता सकते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। इसका एक्सप्रेशन ऐसे करके एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा ये। जरा यहां पे देखना, हमने आपसे एक चीज बोली थी कि सेल कांस्टेंट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए होता है। अब आप इसको पढ़ लो, इट इज द रेशो, ये एक रेशो होता है। रेशो जब भी आता है तो मतलब एक ऊपर कुछ चीजें होगी, नीचे कुछ चीजें होगी, एक होगा न्यूमिनेटर, एक होगा डिनोमिनेटर। It is the ratio of distance between the electrode divided by area of cross section of the electrodes. It is denoted by B. It is denoted by B. ये जो होता है, ये होता है लेंथ अपॉन में एरिया। अगर इसको समझना है कि सेल कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, तो आप लोग ऐसे समझो, ये हमारे पास होती है, ये होता है कंटेनर। ये मान लो आपने इलेक्ट्रोड बना दिया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड बना दिया। अब इसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, ये दूरी होगी, इसको बोलते हैं एल, लेंथ। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा इसका एरिया। एरिया किसका आएगा? ये क्रॉस सेक्शन एरियाज जो होते हैं, सेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, ये होता है एरिया, ये होता है एरिया। तो अगर इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं, तो इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। मुझे पता है अभी भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो एक बार और फिर से सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, समझ में आना जरूरी है। सबसे पहले मैंने बताया रेजिस्टेंस, फिर बताया कंडक्टेंस जो कि होता है 1/R, फिर मैंने बताया रेजिस्टिविटी रो। रो जो होता है वो होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? RA/L। फिर हमने बताया कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है किसका उल्टा? रो का उल्टा, रो का उल्टा। तो रो की वैल्यू हम लोग यहां पे रख देते हैं RA/L। इसको सही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/R इंटू एल बाई ए। फिर हमने बोला कि भैया 1/R जो होता है, ये तो हमारे पास सी होता है, कंडक्टेंस होता है। तो आपने बोला ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इंटू यहाँ पे एल बाई क्या था हमारे पास? सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ये हो गया खत्म। बस इतनी सी बात थी, इतनी सारी चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें थी। देखो, इसको बोलते हैं रो, रो, इसको बोलते हैं कप्पा, कप्पा। चलो, ये सारी चीजें थी। किसी को यूनिट पढ़नी है तो यूनिट पढ़ लेना, यहाँ पे यूनिट भी लिखी हुई है। कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन,
ओम इनवर्स भी बोल सकते हो आप लोग, साइमन भी होती है, ओम इनवर्स भी हो सकती है। ठीक है, ये यूनिट्स वगैरह लिखी हुई है, बाकी ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो यूनिट याद करा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला टॉपिक हो गया फिनिश। अब हमारे पास दो टॉपिक और बचे हैं जिसको फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई ना कप्पा तक की, तो फिर आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, चलो। बाकी हम कोशिश ये करेंगे कि हम बाकी जो चीजें हमने पढ़ी है उसको फिर से रिवाइज करते रहे, बार बार रिवाइज करेंगे ना बार बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, परीक्षा में पूछा जाता है, देख लो आप लोग। ये इस तरीके से, पांचवा क्वेश्चन देखना जरा। राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा की आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हमने देख लिया। आपसे फॉर्मूला एंड यूनिट पूछी जा रही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। इसके अलावा फिर से आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इसके अलावा ऊपर देखो आप लोग, ऊपर आपसे पूछा गया था व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, तो वही बता देना कि कप्पा जो होता है वो सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस होता है, और प्रूफ कर देना कि ऐसे करके आया ही हमारे पास। आई बात समझ में? तो हमने आपको चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन एक साथ करा दिया है। कोलरोस्ट लो बहुत सिंपल है, अगर आपको चीजें समझ में आ जाती है तो। चलो, तो समझ में आया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब। हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो दोनों एक जैसे ही हैं, देखो ध्यान से, ये भी सेम है और ये भी सेम है, जस्ट एक चीज चेंज होगी और पूरा का पूरा सेम टू सेम मिल जाएगा। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मोलार कंडक्टिविटी, it is the conductance it is the conductance of solution kept between the electrodes at unit distance apart and contain 1 mole of electrolytes। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलार कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही होता है। जैसे रेजिस्टेंस देखा था ना हमने, कि रेजिस्टेंस और रो में क्या डिफरेंस होता है, कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को मान लेते हैं प्रभास बाहुबली, तो बाहुबली जो हमारा है ये एक्शन हीरो है लेकिन है तो हीरो ही। ऐसे ही जो मोलार कंडक्टिविटी है ये हमारा कॉमेडी हीरो है, ठीक है, कॉमेडियन है हमारा, लेकिन है तो हीरो ही, कॉमेडी एक्टर है लेकिन है तो एक्टर ही। ये किसका एक्टर है, ये कंडक्टेंस ही है एक तरीके से, बट एक स्पेशल कंडीशन के अंदर। अब स्पेशल कंडीशन देखते हैं कौन सी कंडीशन है हमारे पास। हमने ये बनाया अपना कंटेनर। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन it is the conductance of solutions kept between the electrode at unit distance। हमने कंडीशन यहां पे ये फंसा दी है कि यहां पे और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोड है, यहां पे दूरी जो है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये क्या होनी चाहिए, यूनिट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एक इकाई होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। इसलिए बोला यूनिट डिस्टेंस, आप लोग यूनिट डिस्टेंस लिख लो या फिर 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस आप लोग लिख सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ होगा ना, तो ये सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, ये 1 मोल मोल का सॉल्यूशन होना चाहिए। उसमें जो सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। आई बात समझ में, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। अच्छा एक बात सुनो यार, आप में से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आया हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट बार बार बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट, ये होती क्या इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ नहीं है, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे हमारे पास H+ और Cl- है, इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके वो चीजें होती है इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में, जैसे और आराम से टूट जाए आयंस में, ये आयंस में टूट गया। हमने CuSO4 देखा था, ये भी हमारे पास क्या है, CuSO4 भी इलेक्ट्रोलाइट, ये किस में टूट जाता है, Cu2+ में, और SO4 2- में टूट जाता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, ये सॉल्यूशन ही है। आई बात समझ में? चलो फिर से हम लोग एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे, एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, कंटेनर होगा, हमारे कंटेनर के अंदर हमारे पास
एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड होगी। दो इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो अगर वो यूनिट डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है अगर दोनों के बीच में, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी हुई और साथ में उसके अंदर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे, 1 मोल होंगे। जब इसका नाम पड़ा है मोलार, मोलार इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मोल होता है इलेक्ट्रोलाइट का, सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरी भरी जाती है, तो इसीलिए इसको एक मोलार कंडक्टिविटी बोला जाता है। देखो मोलार से आप लोग लिखोगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कंडक्टिविटी से आप लोग बोल दोगे कि ये कंडक्टेंस ही है, तो उसी से आप लोग बना सकते हो। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, लेमडा स्मॉल एम, लेमडा स्मॉल एम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलार कंडक्टिविटी को। इतनी चीज आपको समझ में आई। चलो आगे देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो लेमडा एम जो कि हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी होती है, लेमडा एम मोलार कंडक्टिविटी, लेमडा एम इक्वल्स टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले तो कप्पा, क्योंकि कंडक्टेंस ही तो है ही है, कंडक्टेंस ही है, इनटू ये हमारे पास हो गई वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, वो वॉल्यूम जो 1 मोलार कंडक्टिव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करती हो। ठीक है, ऐसी वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करती हो। ठीक है, आप लोग 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर कुछ भी लो, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी वॉल्यूम है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इतनी सी बात आपको याद करनी है। बाकी नीचे की जो चीज लिखी हुई है उसको जान दो भाड़ में, कोई मतलब नहीं है इससे, अपने को कोई भी मतलब नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। जितना आपको बताया उतना याद कर लो, ये याद करके रखो बस, इतना याद कर लो। ये गया भाड़ में, ये गया भाड़ में, ये गया भाड़ में, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनको 95% स्कोर करना है, उनको ऑब्जेक्टिव भी करने पड़ेंगे अच्छे लेवल के, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है, ये फॉर्मूला। बाबू। अरे भैया किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो, ध्यान रखा करो यार, माइक का बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों से। हाँ, तो हमें आपसे ये बोल रहे थे कि सब चीज छोड़ो यार, ये सब चीजें हैं ना सब फालतू की चीजें हैं, बस यहाँ तक पढ़ो आप लोग। बहुत काम आपका आसान कर दिया हमने। कोई दूसरा होगा ना तो वो बोलेगा कि ये भी चीज करो, ये भी करो, ये भी करो। हमें इतना एक्सपीरियंस है, पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं एमपी बोर्ड को। एमपी बोर्ड आपसे सिर्फ जो चीजें चलती आ रही है उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है, जाकि जो चीजें उसके पता है कि ये स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे या फिर ये चीजें काम की नहीं है, उनको वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ तक आपको करना है। उसके अलावा ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग याद करना चाहो तो करो, चाहे नहीं करो तो इसको भी मत करो, मैं तो बोलता हूँ इसको भी मत करो। लेकिन इसकी जो यूनिट है वो आप लोग याद कर लेना, और यूनिट हम आपको कब याद कराएंगे, जब अपन लोग ऑब्जेक्टिव एक साथ करेंगे। तो अभी यूनिट वगैरह की चिंता मत करो, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। अभी किसी को याद करनी है तो कर सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये यूनिट निकालने के लिए काम आता है, तो यूनिट अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपको याद नहीं होती है, पूरा समझना है तो इस तरीके से पूरा समझ सकते हो। चलो, अब आपको हमने एक बात बोली थी, अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा याद करने की गारंटी मेरी। अब देखो गारंटी, पूरा का पूरा वैसा का वैसा छापेंगे अपन लोग, देखना बस छोटा सा चेंज करेंगे, पूरा छाप देंगे। यहाँ पे है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वहां पे लेमडा एम लिखा था, यहाँ पे लेमडा ई लिखेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इट इज अ कंडक्टेंस, ये भी कंडक्टेंस ही है, ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट यूनिट डिस्टेंस। पूरी की पूरी लाइन वैसी की वैसे लिखेंगे अपन लोग। अपार्ट एंड कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे बस इतना सा आपको चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा छाप देना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब वहां पे हमने बात करी थी किसकी, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इतना सा चेंज करना है। फॉर्मूले में भी सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, के इंटू आ जाएगा हमारे पास वी। ठीक है, ये हमारे पास होगा। बाकी आप लोग पूरा सॉल्व करके देख लेना, लास्ट में एक्सप्रेशन ये आएगा हमारे पास जैसे यहाँ पे आया था। यहाँ पे हमारे पास एम आ जाता है नीचे, यहाँ पे हमारे पास एन आ जाता है, नॉर्मलिटी आ जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट जो रिलेशन होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, नॉर्मलिटी से जुड़ा होता है। और ये मोल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए होते हैं, हमारे मोलारिटी से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे एम आता है नीचे। देखा आपने, ऐसी चीजें होती है अगर आप समझ समझ के करते हो तो। एक डेफिनेशन याद करोगे दूसरी ऑटोमेटिक आपसे याद हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, आदित्य आदित्य, वो तो हो जाती है मिस्टेक्स, पर आगे से ध्यान रखना कि आप जब भी क्लास में आओ तो माइक ऑफ कर लिया करो। हाँ, चलो, मेहनत बहुत कर ली, अब मेहनत का फल देखते हैं कितना कुछ हमने खा लिया है। राइट फॉर्मूला यूनिट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये हमने कवर कर लिया।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये हमने कवर कर ली, मोलर कंडक्टेंस ये हमने कवर कर लिया। ऊपर से देखें तो यहाँ पे ये कवर हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कवर हो गया, सेल कांस्टेंट कवर हो गया, बहुत सारा कुछ कवर हो गया यहाँ से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन देम। अब एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है आपसे, वैसे तो होगा क्या, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, उनको एक्सप्लेन करो, ये पूछ लेंगे आपसे अलग से। या फिर आपसे पूछ लेंगे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड एक्सप्लेन इट, ऐसे करके पूछ लेंगे। ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें हमने तीन क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, ठीक है, एक साथ तीनों क्वेश्चंस नहीं आएंगे। या तो आपसे पूछ लेंगे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन देम, ये जो नीचे वाली चीज लिखी हुई है ये बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछे, बट हम आपको करा देंगे शॉर्ट में। अच्छा, एक और बात, इसका एक वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है अपने चैनल के ऊपर, एमपी बोर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो अगर किसी को देखना है, शायद वो 2 ढाई 3 घंटे का वीडियो है, अगर किसी के पास टाइम हो, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी चल रही हो, तो वो वहां से भी देख सकता है। उसमें सारी चीजें बारीक तरीके से करा रखी है हमने। कल मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, कल इवनिंग में क्लास होगी, ठीक है। कल मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है। चलो डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन फिनिश करते हैं। देखो, बहुत मेहनत करी है नोट्स को बनाने में, हमने बहुत सारी चीजें हिंदी में लिख रखी है, इस तरीके से इस तरीके से। जब बनाए थे ना, बहुत मेहनत लगी थी इसको करने में। चलो शॉर्ट में समझते हैं अपन लोग डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन। ये इतने से में काम हो जाएगा आपका डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन क्या होता है यार, वैसे समझने की कोशिश करो, डाइल्यूशन क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया। अब इसने इसको अगर आपको डाइल्यूट करना है तो इसमें पानी डाल दो बस। पानी जैसे ही ऐड करोगे तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन डाउनग्रेड हो जाएगी, कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो पानी डालने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है ना, जैसे हम, हमारे घर में मेहमान आते हैं मान लो, ठीक है, हमें पता है कि 4 मेहमान आने वाले हैं, तो अपन 4 मेहमान के लिए चाय बनाते हैं। लेकिन पता चला कि भैया मेहमान तो 10 आ गए, तो और अपने पास दूध नहीं है, आप लोग क्या करते हो, उसमें पानी डाल देते हो। लेकिन जो उसका स्वाद होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डाउनग्रेड हो जाती है, लेकिन आपका काम तो हो जाता है। बस वही चीज़ है कि हमने अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं तो कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछते कि हाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, आपसे ये पूछते हैं कि बताओ कप्पा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। आपसे पूछेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है, सॉरी, मोलर कंडक्टेंस होता है, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। साथ में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस सी जो लिखा था हमने स्टार्टिंग में, याद है कि भूल गए, सी इक्वल्स टू होता था 1/r। ये जो होता है, ये 4 चीजों की आपसे पूछा जाता है। तो शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं। कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कप्पा जो होगा, कप्पा डिक्रीज होगा। मोलार कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। सिर्फ कप्पा है, अपना कटप्पा भैया जो है, कटप्पा, कटप्पा जो है वो डिक्रीज होगा, बाकी सब इंक्रीज होंगे, ठीक है। कप्पा जो है वो डिक्रीज होगा, बाकी सभी इंक्रीज होंगे डाइल्यूशन करने पे। सबका फायदा हो रहा है, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। देखो समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब ये है कि अच्छी तरीके से करंट फ्लो हो पाएगा। तो अगर आप पानी डाल दोगे, पानी डालने से क्या होगा, करंट और अच्छे से फ्लो करेगा। पानी डालने से करंट को नुकसान थोड़ी है, करंट को तो फायदा ही है, ठीक है यार, हम तो और अच्छे से फ्लो करेंगे। तो पानी डालने से फायदा हो रहा है, यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, यहाँ पर भी फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना। कप्पा क्या होता है, कप्पा एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, स्पेसिफिक कंडीशन होती है कप्पा, तो वहां पे उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसे लिख लेना, बाकी अब एग्जाम में आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना, कंडक्टेंस डिक्री, कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिख देना, कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिख देना कि मोलार कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होता है, वो इंक्रीज होती है। इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। हमने शॉर्टकट में आपको बता दिया, किसी को पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अपनी भाषा में। पानी डालने पर डेंसिटी कम ज़्यादा होगी, ये वो दनपन देख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, कोलरोश का नियम, कोलरोश का नियम, कोलरोश का नियम पढ़ते हैं। देखो, अगर आप लोग ये सिंबल्स देखोगे तो आपको डर लगेगा कि अरे ये क्या चीज चल रही है, बट हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद अपन लोग देखते हैं। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना।
वो पूरा ध्यान यहाँ पे करना, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके चीज समझ में आएगी। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी क्या होती थी, ऐसे करके लेमडा बनाओ, यहाँ पे छोटा सा एम लिख दो। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for any strong or weak electrolyte is equals to the sum of molar conductivity of its cation and anion at infinite dilution, with each cation and anion multiplied by the number of that cation and number of anion present in the electrolyte। अब ये चीजें आप लोगों को लग रही होगी क्या ही लिखा हुआ है इसमें यार, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आओगे डायरेक्ट, और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, एग्जांपल लिया हुआ है क्या हमने, अच्छा यहाँ पे लिया हुआ है एग्जांपल NaCl का, यहाँ पे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। जो चीजें लिखी हुई हैं बहुत इजी चीजें लिखी हुई है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो वहां पे डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होगी चीजें, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये अपना नमक है NaCl। हमने आपसे पूछा कि NaCl जो है इसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालो, आप क्या निकालो, मोलार कंडक्टिविटी निकालो। कब निकालो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। आपने इसमें बहुत 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 ज्यादा पानी डाल दिया। मान लो आपने 10-15 लीटर की टंकी लेके आए, उसमें 1 चम्मच नमक डाला। 10 लीटर की टंकी है पानी की, ठीक है, अपने घरों की जो टंकी होती है, पानी की टंकी, पानी की टंकी, पानी की टंकी में आपने 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया, ऊपर से 1 चम्मच आपने नमक डाल दिया। तो नमक यहाँ पे पड़ा हुआ था और थोड़ा सा, और आपने 10 लीटर 15 लीटर पानी डाल दिया। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, मतलब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है। डाइल्यूशन मतलब पानी डालना, पानी बहुत सारा आपने डाल दिया है। अब मान लो यहाँ पे छोटा सा नल लगा हुआ है, आपने उसमें पानी निकाला, पानी निकालने के बाद उसमें देखा, आपने उसको पी कर देखा, आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें नमक का स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप में से 99.99 लोग ऐसे बोलेंगे भैया नमक का स्वाद नहीं आ रहा है यार, पानी पानी तो लग रहा है, क्योंकि नमक हमने कितना सा डाला था, 1 चम्मच नमक डाला था। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री क्या बोलती है, केमिस्ट्री बोलती है आपको नमक का स्वाद भी आएगा, भले 0.00001% आए, लेकिन आपको नमक का स्वाद भी उस पानी में आएगा। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब इसमें हमारा क्या फायदा, इसमें आपका फायदा नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों का फायदा होता है। साइंटिस्ट लोग चेक करते हैं, जैसे नमक है उसकी मोलर कंडक्टिविटी चेक करनी होती है उन्हें, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी चेक करनी होती है, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके देखते हैं और वहां पे वो चेक करते हैं। आई बात समझ में, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंबल लगाएंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। बहुत सिंपल है रे, कोई मतलब दम वाली बात नहीं है। NaCl ये ऐसा होता है हमारे पास। NaCl में हमारे पास Na+ और Cl-, ये दो प्रकार के हमारे पास आयंस बनते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करना है ना, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक दो चीज बता दो, ये एक्सपेरिमेंट से निकलेंगे। हमने पूछा कि आप हमें ये बता दो कि मोलार कंडक्टिविटी Na+ की कितनी है, और मोलार कंडक्टिविटी, और क्या हमारे पास Cl- की कितनी है, ये बता दो। हम दोनों को जोड़ेंगे और आपको बता देंगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास ये जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास 60 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 30 है, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे इनको दो को जोड़ दो, तो ये आपके पास आएगा 60 70 80, 60 70 80 90, 90 आ गया हमारे पास। ठीक है, बस यही चीज तो है, आपसे ये निकालने को बोला है और आपको ये चीजें दे रखी है, तो कोई मुश्किल है क्या इनको निकालना, हमने उसी चीज को यूज किया है। यहाँ पे लेमडा है, ये लेमडा, ये लेमडा। अब इस ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर आयन के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो इसको लेमडा को ऐसे बना देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा भी बनाओगे ना, सिर्फ इतना सा, तब भी काम हो जाएगा। देखो सेम टू सेम है, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। अंतर यहां पर है, ये इलेक्ट्रोलाइट यहां पे आएगी, साथ में यहां पे कैटाइन आएगा, यहां पे एनाइन आएगा। NaCl में Na+ बनता है यहाँ पे, यहाँ Cl- बनता है। ठीक है, ये चीजें होगी यहाँ पे। और थोड़ी देर के लिए मान लो हमारे पास है आ, CuSO4। तो CuSO4 जो होता है वो क्या होता है, Cu2+, Cu2+SO4 2-। तो यहां पे क्या लिखोगे, अगर यहां पे करना होता तो यहां पे आप लिख दो CuSO4, यहां पे आता Cu2+, और यहां पे आ जाता SO4 2-। क्लास एंड हो जाए तो आपको फिर से क्लास ज्वाइन करनी है, 1 मिनट बाद अपनी क्लास फिनिश हो जाएगी, देन फिर से आपको क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर अपन लोग डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे और फिर से खोद खोद के देखेंगे कि क्या क्या चीजें निकल के आई है और हमने क्या देखा है और कैसे हमको लिखना है। आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, कोलरोस्ट लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कोलरोस्ट लॉ, अभी आपको जो चीजें समझाई है उसी को फिर से सुन लीजिए एक बार और। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं H2CO3 का, H2CO3 का एग्जाम्पल लेते हैं।
अच्छा, H2CO3 में जो हमारे पास H2 है वो कैसे टूटेगा? H प्लस, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके, मतलब कितने आयंस हमारे पास बनेंगे? 2 आयंस बनेंगे। और जो CO3 है, CO3 कुछ इस टाइप से आ जाएगा, CO3 2 माइनस आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस, यहाँ पे आ जाएगा CO3 2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H प्लस कितने हैं? हमारे पास 2H प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। ओके, इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखो फिर से हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। हमारे पास यहां पे देखो, इसी को देख देख के हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, देखना। सबसे पहले लिखा है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी कि ये किसी पे भी काम करेगा, स्ट्रॉन्ग पे भी काम करेगा और वीक पे भी काम करेगा। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये इक्वल टू है हमारे सम के, किसका सम? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। तो सम किसके इक्वल है हमारा? ये सम कर दो, किस किस को सम करो? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटाइन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैटाइन और एनाइन के क्या करेंगे हम लोग? सम कर देंगे। उसके बाद हमने क्या लिखी? नई नई लाइन, एक अगली लाइन लिखी है कि आपको क्या करना है? कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और एनाइन का मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ? उस मोलर कंडक्टिविटी के साथ। तो कैटाइन एंड एनाइन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैटाइन एंड नंबर ऑफ कैटाइंस एंड नंबर ऑफ दैट एनाइन प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो चीज हमने लिखी है कि हमको क्या करना है एट दी एंड, जो नंबर ऑफ कैटाइंस है, नंबर ऑफ एनाइंस है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? उसको मल्टीप्लाई कर देना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों होगी, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोलोस लॉ के एप्लीकेशन पे। तो 2 एप्लीकेशन आपको याद करनी है, वैसे 3 हम आपको करा देंगे। पहली जो है, पहले आपने जो पढ़ी अभी उसी को आपको लिखना है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने में काम आता है। अब भैया वीक का काम बता दिया आपने, तो स्ट्रॉन्ग का तो ऑटोमेटिक करता ही करता है, स्ट्रॉन्ग का तो सभी करते हैं, बट वीक का कोई नहीं करता, लेकिन कोलोरेस्ट्रो वीक का भी करता है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कैलकुलेशन भी करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग कुछ इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल सकते हो। आप लोग पूरा पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो, बट अगर आपको सिर्फ इतना लिख के भी आते हो और इतने ही आपको एग्जाम में लिख के आना है तो इतना भी काफी है। नीचे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कोरोजन में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफाइन कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, साथ में इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी आपको लिखनी होती है। ठीक है, इसके बाद सेम क्वेश्चन आता है कोरोजन के रिलेटेड, लेकिन वो कुछ अलग फॉर्मेट में आता है। वो आपसे पूछता है डेफिनेशन लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग एनी टू, फैक्टर अफेक्टिंग लिखो कोरोजन को, और साथ में प्रिवेंशन लिखो कोरोजन के। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जहां पे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी लिखनी होती है, ये वाली, ये इस टाइप से थ्योरी लिखनी होती है, ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो शेयर कर देंगे आप लोगों के पास, वो वीडियो देख लेना, वहां पे कवर हमने करा रखा है। ओके, थोड़ा सा लेंदी होता है ये, और अगर आपको 90-95 लाना है तभी जाके ये चीजें देखना। बाकी अगर आपका टारगेट है 80%, 85%, 70%, तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। ओके, आप लोगों को ये चीज तो करनी पड़ेगी। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन कर लेना आप लोग, वो मत करना। अगर आपको 70-80 लाना है तो फैक्टर अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन करके जाना, सभी बच्चे फैक्टर अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन करके जाना, फैक्टर अफेक्टिंग और प्रिवेंशन वाला। ठीक है, बाकी चीजें आप लोग स्किप कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, मतलब अगली क्लास जो होगी, उसमें 2 टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे, जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नस्ट इक्वेशन। वो 2 टॉपिक हम लोग और कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक हमारे जो बच्चे हैं उनको भी कवर कर लेंगे।